नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। 25 मई को दिल्ली के मतदाता अपने वोट का अधिकार करेंगे। हमारे साथ इस समय सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सत्यदेव चौधरी जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद नरेश जी। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने कैसा विचार दिया है सत्य बहुमत का। बहुमत की परिभाषा नहीं है, आप उसी को लेकर चुनाव मैदान में आ गए हैं। इस बहुमत के बारे में बताइए। आप कहते हैं, राहुल गांधी तो कहते हैं कि न्याय से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, मोदी जी कहते हैं कि संकल्प पत्र से, और आप कहते हैं बहुमत से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। थोड़ा हमारे दर्शकों को इसको समझाइए। तो देखिए नरेश जी, आज़ादी से आज तक राजनीतिक व्यवस्था को चलते हुए लगभग 80 बरस होने को आ रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियों ने खूब जम के सत्ता का उपयोग किया है और दोनों ही नए नए तरीके से हर चुनाव के अंदर कभी गारंटी शब्द लेके आएंगे, कभी संकल्प पत्र लेके आएंगे, कभी घोषणा पत्र लेके आएंगे, कभी न्याय पत्र लेके आएंगे। लेकिन आप एक भारत के देश के नागरिक होते हुए आप खुद ही एक अनुमान लगा लीजिए कि आपको इतने चुनाव बीतने के बाद कौन सी व्यवस्था अच्छी मिली। मेरे को आप बता दीजिए, खाली बोलने से क्या होगा। और ये खाली न्याय पत्र बोलने से या संकल्प पत्र की गारंटी लेने से ये कैसे व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। अभी 10 साल से तो बीजेपी सरकार में है ना, अच्छे दिन आएंगे और ये 15 लाख की गारंटी और पता नहीं 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। कुछ हुआ क्या? गरीबी ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई और हमारा विदेश व्यापार तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया एक तरह से। तो ये कोई शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का आप देख लीजिए क्या हाल है हमारी राजनीति के अंदर, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, क्या इनकी इन सरकारों की कोई जिम्मेवारी जवाबदेही है क्या? तो ये देखिए, इसका जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम मतदाताओं के बहुमत से सरकार नहीं बनाते। मतदाताओं से खाली एक बारी चुनाव के दिन लाइन में लगा के टी 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 बजवा दो मशीन के अंदर और फिर मतदाता का कोई लेना देना ही नहीं है। फिर आपने सांसद चुने, उन सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी। मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनता है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो जीतता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो या निर्दलीय हो। हमें ये व्यवस्था पसंद है। हम देखिए ना, लोकतंत्र को समझना चाहते हैं। अभी लोकतंत्र क्या है, बहुमत क्या है और बिना पक्षपात के चुनाव क्या चीज़ होती है। जब वो है ही नहीं, सारे के सारे झूठे हैं, लोकतंत्र भी झूठा और चुनाव भी झूठे और बहुमत तो बिल्कुल ही झूठा। मैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे आपका ये हैंडबिल मिला और उसमें एक बात आपने लिखी कि ये जो जाति जनगणना की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन आपने इसमें एक बड़ा समाधान दे दिया कि अगर अंतर जातीय विवाह होंगे तो उसकी सरकारी नौकरी पक्की। ये विचार के बारे में थोड़ा बताइए। सरकारी नौकरियों में हम प्राथमिकता देंगे। पक्की का मतलब ये है कि सरकारी नौकरियों के अंदर अगर कोई अंतर जातीय विवाह करके आया है तो हम उसको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देंगे। और उसका मेन कारण यही है कि जो लोग दलित हैं, जो लोग आदिवासी हैं, जो लोग पिछड़े हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। आज आपने जिम्मे उसको आरक्षण भी दे रखा है, फिर भी उनकी हालत नहीं सुधरी। क्या कारण है ये? कब कब सुधरेगा ये? तो इसका मतलब और 100 साल तक भी नहीं सुधरने वाला है। अभी तक तो हो जाना चाहिए था ना सारा काम ये। तो हमने ये सोचा कि भाई अंतर जातीय विवाह करके जो आएगा उसको प्राथमिकता देने से काफ़ी हद तक ये समस्याएं ख़त्म होती चली जाएंगी और 2-4 साल के अंदर अंदर ही हम देखेंगे कि एक अच्छा बदलाव आएगा। और एक पिछली बात के अंदर मेरी एक बात ये रह गई बहुमत की, कि बहुमत आज किसको बोलते हैं उसका हमारे को कुछ नहीं पता। कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई एक्ट उसका नहीं है। चुनाव होने के बाद में राष्ट्रपति जी की परंपरा और विवेक है कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाए, किसको सरकार बनाने का अवसर दे। अरे कुछ तो तय होना चाहिए ना चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में कि भाई जिसके सांसद ज़्यादा होंगे उसका बहुमत माना जाएगा या जिसके पास वोट ज़्यादा होंगे उसका बहुमत माना जाएगा। ये क्या आवाज़ है कि एक जादुई आंकड़ा बना दिया 272 का। अब 272 से कम है तो पूरे कैसे करोगे, बिना भ्रष्टाचार के, बिना खरीद फरोख्त, बिना लेन देन के। और ज़्यादा है तो उनको रोकोगे कैसे?
आपने ये जो बहुमत की परिभाषा नहीं है, संविधान हमने बनाया, संविधान में लिखा हुआ नहीं है, बाकायदा आपने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और संसद में भी आपने एक आरटीआई डाली। क्या कैसे मालूम हुआ कि संविधान में बहुमत की कोई परिभाषा नहीं है? देखिए, पहले तो मेरी बुद्धि ने ये काम किया कि भाई ये सांसदों के बहुमत से सरकार क्यों बनती है, ये सवाल जब खड़ा हुआ तो फिर मेरे दिमाग में और विचार आए कि भाई ये चीज़ गलत है। और उसको प्रमाणित करने के लिए देखिए ना, आप जैसे मान लो 300 सांसद हैं और उनके पास वोट 45 लाख हैं और वो सरकार बना के बैठे हुए हैं, और दूसरी पार्टी के पास में 243 सांसद हैं लेकिन उनके पास कुल वोट 55 लाख हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? आपने मतदाताओं का तो कोई महत्व रखा ही नहीं ना। लोकतंत्र के अंदर तो महत्व मतदाता का होना चाहिए, वो है नहीं। और अब आरटीआई के थ्रू जब मैंने ये सवाल किया सेक्रेटरी राज्यसभा, सेक्रेटरी लोकसभा, चुनाव आयोग को, उनका जब सबका घुमा फिरा के जवाब उल्टे सीधे आते रहे। वो कहता है जी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर इसका जवाब देगा, चुनाव आयोग कहता है जी कि हमारा ये इन्फॉर्मेशन का विषय ही नहीं है, और राज्यसभा कहता है जी लोकसभा जवाब देगा, लोकसभा कहता है जी कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड अफेयर इंफॉर्मेशन। ये इस तरीके से घुमाते घुमाते बात आखिरी के अंदर मेरे पास एक सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का ये चिट्ठी आई कि भाई ये तो चुनाव होने के बाद में राष्ट्रपति महोदय का कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन यानी परंपरा और विवेक है उनका कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो फिर मेरा एक स्वाभाविक सवाल ये हुआ कि भाई आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? चुनाव करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चुनाव क्यों करवाया? चुनाव तो इसीलिए करवाया ना कि हम बहुमत का फैसला कर सकें। जब बहुमत का फैसला चुनाव से होना ही नहीं है, राष्ट्रपति की परंपरा और विवेक से ही होना है, तो वो तो जिस मर्जी को बिना चुनाव करवाए भी कर दो। तो ये उसका विकल्प हमने बताया कि आप सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की बजाय जिस पार्टी को, जैसे आपको जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सांसद जीत गया, बन गया, हमें वो मंजूर है। लोकतंत्र के अंदर हम कहते हैं भाई ये एक सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा है। लेकिन सारे जीत जाने के बाद में अब 272 के जादुई आंकड़े से आप बहुमत बनाने के, सरकार बनाने के लिए बहुमत क्यों मानते हो? उसके बदले में ये नहीं हो सकता क्या कि जिस पार्टी को अन्य पार्टियों की तुलना में पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, भले ही उसके प्रतिनिधि, भले ही उसके उम्मीदवार प्रत्याशी हार गए या जीत गए, या कितने भी वोटों से जीते कितने भी वोटों से हारे, उसका हम बहुमत क्यों नहीं मान सकते? मान लो एक पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे उसके प्रत्याशी हार गए, तो हारने में तो मतदाता तो नहीं हारा ना, मतदाता ने तो अपना वोट दे दिया एक अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हुए। फिर आपने मतदाता को भी हरा दिया, आपने उम्मीदवार को भी हरा दिया, और चंद मुट्ठी भर दबंगी और धनबली लोगों को जितवा कर और आपने सरकार बना ली। यही तो एक भ्रष्टाचार का, अपराध का सबसे मुख्य कारण है। आप अपराधियों को टिकट दोगे, टिकट बेचो भी के और नहीं भी होगा तो जीतने के बाद में जिस मर्जी पार्टी के उम्मीदवार, जीते हुए उम्मीदवारों को आप खरीद लेते हो, दल बदल हो जाता है, विप का कानून बनता है कि आप हाँ, आपके लीडर ने हाँ कहनी है तो हाँ ही कहनी है, आपके लीडर ने ना कहना है तो सब ने ना ही कहना है। अरे भाई, मैंने तो अपना प्रतिनिधि चुना है ना, वो मेरी बात करेगा सरकार के अंदर या संसद के अंदर, वो अपने लीडर का गुलाम थोड़ी है। मैंने गुलाम थोड़ी चुन लिया। मैंने ये कहा था कि भाई आप जाके वहाँ भ्रष्टाचार करो और आप अपने लीडर की गुलामी करते रहो। आपने 5 चरण हो गए हैं लोकसभा के, और उसमें ये कहा जा रहा है कि मतदाता उदासीन है, मतदाता बाहर नहीं निकल रहा है, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। आप अपने इस हैंडबिल में लिखते हैं कि हम मतदाता को सशक्त करेंगे, बहुमत क्या है उसके बारे में जागृति पैदा करेंगे। ये थोड़ा कैसे मतदाता सशक्त हो, क्योंकि लोगों में कुछ उत्साह नहीं दिख रहा है। उत्साह नहीं दिखने का सबसे बड़ा कारण यही है नरेश जी कि वोटर, मतदाता ये समझता है कि मेरे मतदान से इस राजनीतिक व्यवस्था में कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है, और हुआ नहीं। और वो हमने 75-80 साल से देखा इस बात को। और जब आपने 18 वर्ष वाले को मतदाता बना दिया तो आपने उसको चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया? वो मतदाता अगर चुनाव सरकार बनाने के लिए योग्य है तो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? इस योग्य क्यों नहीं है? और आपको ये पता होना चाहिए कि 18 से 25 साल के करीब कुल वोटरों में से 30% वोटर 18 से 25 साल के हैं जो वोट डालते हैं, और सबसे ज़्यादा वोट वही डालते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते।
तो मतदाता शक्तिशाली होगा ना सत्य बहुमत में। जब हम मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाएंगे तो फिर ये सारा धांधली और ये सारा भ्रष्टाचार का, लेन देन का, खरीद फरोख्त का, टिकटें बेचने का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अपराधियों को आप टिकट नहीं दे पाओगे। जो बदमाश हैं, अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको कैसे टिकट दे दोगे? क्योंकि उसको एक जगह टिकट देने का असर तो पूरे देश में होगा। तो शक्तिशाली तो मतदाता ही होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, ना कि ये नेता और उनके पार्टियां। ये तो आप देखिए ना, कितना ट्रकों में भर भर के धन इनकी रैलियों में और इनके चुनाव प्रचार के अंदर कितना पैसा खर्च हो रहा है। हमारे जैसे लोग तो इसमें आज के दिन कुछ भी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। एक कागज़ छपवाने के अंदर, बंटवाने के अंदर भी हमारे तो पसीने छूट रहे हैं। और इन लोगों को देखो, ये कितनी गाड़ियों में और कितना पैसा बांट बांट के और अपना एकाधिकार बना रखा है इस राजनीति के ऊपर। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार मैं तो पहली बार ही चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जितने भी लोगों से मैंने बात करी चांदनी चौक के अंदर विशेष रूप से, या देश के और भागों के अंदर भी, कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला, एक सिंगल आदमी भी, जिसने ये कहा हो कि सत्य बहुमत का विचार ठीक नहीं है। उसने उसका विरोध नहीं किया। सत्य बहुमत से सब समर्थन दिया, सब लोगों ने सहमत हुए। और आज जो भी इस चुनाव परिणाम आएगा, जितने भी वोट मिलेंगे सत्य बहुमत को, वो इसी बात का प्रमाण होगा कि सत्य बहुमत के विचार, सत्य बहुमत का जो राजनीतिक विचार है वो एकदम सच्चा और सही विचार है। कोई आदमी इसको काट नहीं पाया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने विचार, वाकई एक बहुत ही सशक्त विचार है और इस विचार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से लगातार कोशिशें हो रही हैं, आपने कहा कि झूठ बोलने को लेकर भी आप कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसको अपराध माना जाएगा। और आजकल की तो रैलियों में खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, एक से एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। आपकी ये जो झूठ बोलने को अपराध माना जाएगा, इसको थोड़ा समझाइए। भाई देखिए, किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी एक नैतिक समाज के अंदर, पढ़े लिखे समाज के अंदर आप झूठ बोलने को अच्छा मानते हो क्या? और यहाँ तो खुल्लम खुल्ला नीचे से लेके ऊपर तक शीर्ष नेता भी झूठ बोलता है। एक खाली चुनाव जीतने के लिए कितना झूठ बोलोगे भाई? झूठ बोलने से एक भ्रम फैलता है। जब मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे बच्चे भी झूठ बोलेंगे, उसके बच्चे भी झूठ बोलेंगे। तो झूठ बोलना कोई एक अच्छा गुण तो है ही नहीं ना समाज का। एक अच्छी समाज के लिए झूठ बोलना तो अपराध होना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई झूठ बोलने को, लिखने को और अभिव्यक्त करने को, उसको हम अपराध की श्रेणी में लेंगे। आज के दिन मैं सच लिख रहा हूँ, मान लो किसी सरकार की आलोचना करी या किसी नेता की आलोचना करी, आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने जो देखा, जो मैंने पढ़ा, मैं उसके आधार के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस गलत काम को, जो मैं सोच रहा हूँ, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये झूठ नहीं है। झूठ ये है कि मैं ज़बरदस्ती किसी के ऊपर आरोप लगा दूँ जो कि सत्य है ही नहीं, उसको हम अपराध मानेंगे। अब जरा सी बातों के ऊपर आप झूठ बोलते हो तो वो ठीक नहीं है समाज के लिए। आपने ये जो सत्य बहुमत का हैंडबिल बनाया, इसमें लिखा है हिंदू मुस्लिम की नफरत समाप्त करके देश की एकता अखंडता को मजबूत बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, ये आपका मंत्र है। लेकिन हमने देखा कि अभी कांग्रेस की रैली अशोक विहार में, तो बीजेपी वालों ने कहा जी इसमें तो मुसलमान ही थे, कांग्रेस कहता है जी तो हिंदू थे। ये ऐसे में जो आपकी हिंदू मुस्लिम भाईचारा है जिंदाबाद जिंदाबाद, इसको कैसे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्या वाकई लोग आज की इस नफरत भरी राजनीति के दौर में इसको कैसे अपनाएं लोग? देखिए नरेश जी, आज के दिन जो राजनीति है वो ये है कि किसी पार्टी को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए और फिर भी वो सरकार बना रहा है, जीत भी रहा है। और किसी पार्टी को हिंदू का वोट नहीं चाहिए, फिर भी वो जीत भी रहा है और सरकारें भी बना रहा है, मंत्री भी बन रहे हैं। तो ऐसा एक लोकतंत्र के अंदर क्यों है? देश की एकता अखंडता तो ऐसे तो मजबूत नहीं होगी कि देश के अंदर जितने भी लोग रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या किसी भी जाति धर्म के हैं, जब तक हम उनको सबको मिला के सरकार नहीं बनाएंगे तब तक तो ये एकता अखंडता रहेगी कैसे, आप ये बताइए। और इसीलिए देखिए, भारत के टुकड़े होने के बावजूद भी आज़ादी के समय, उसके बाद भी हमारी कितनी ज़मीनें अड़ोसी पड़ोसी देशों ने छीन ली। हजारों किलोमीटर जगह हमारी चली गई। क्या कर लिया हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने? ये तो अन्याय है हमारे देश के साथ। और हमारे लिए इससे ज़्यादा अपमान की कोई व्यवस्था हो नहीं सकती कि हम जिसको भी वोट दें, हम ही वोट दे रहे हैं उन लोगों को, हम ही जितवा रहे हैं, हम ही उनकी सरकार बना रहे हैं
और वही हमारे देश की धरती छीन रही है तो कुछ बोलते नहीं है, और हम उसकी आलोचना करते हैं तो हमारे को डंडे मारते हैं। हम उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई हमने जिसको वोट दिया उसकी सरकार बनी, मैं उसी की आलोचना कर रहा हूँ। मैं उसको या तो वोट क्यों दे रहा हूँ या मैं उसकी आलोचना क्यों कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारी एक टोटल राजनीतिक व्यवस्था में ही दोष है ये। बाकी आपने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में ही दोष है। आगे आपने जो ये लिखा है कि बोलने, लिखने और विचार व्यक्त करने की संपूर्ण आज़ादी होगी, दल बदल और व्हिप के कानून को समाप्त करेंगे। ये जो आप इतनी आज के समय में इतनी कड़ी डोज दे पाएंगे और नेता लोग या राजनीतिक दल इसको स्वीकार करेंगे, इस कड़ी डोज? देखिए, मुझे नेता स्वीकार करें या ना करें, मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी की सरकार है, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की, वो स्वीकार करें या ना करें। मैं तो बात करता हूँ सत्य बहुमत की। सत्य बहुमत विजयी होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। सत्य बहुमत की सरकार बनेगी और सत्य बहुमत की सरकार बनते ही सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि बहुमत की परिभाषा बनाएंगे, जो आज तक नहीं है कहीं भी। किसी संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, किसी कानून में कोई परिभाषा नहीं है, खाली ऐसे ही बस विवेक और परंपरा के ऊपर बहुमत बन रहा है। हम इसकी बाकायदा बहुमत का एक चर्चा करके अच्छी तरह से चिंतन मंथन करके उसके ऊपर एक ऐसा कानून बना देंगे कि मतदाताओं के बहुमत से ही सरकार बनेगी। यानी जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट होंगे, और चाहे उसके उम्मीदवार हारे या जीते, यानी हारे हुए उम्मीदवारों के भी वोट हम उसके कुल वोटों में गिनेंगे, उसको बहुमत से हम सरकार बनाने का अधिकार देंगे उस पार्टी को। तो इसलिए एकता अखंडता तो जब ही बनेगी ना जब। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि ये जो व्हिप और दल बदल की आपने बात करी, लगभग आज़ादी के 40 वर्ष तक ये व्हिप और दल बदल कानून नहीं थे। करीब 84-85 के आसपास में या कहीं ये कानून बने। तो ये क्यों बने? मैंने अपना प्रतिनिधि चुना है। वो प्रतिनिधि ऐसे थोड़ी चुना है, वो चाहे किसी भी पार्टी का है, कि वो अपने पार्टी का या उसके लीडर की गुलामी करेगा। वो मेरे से पूछेगा ना, मैं इस बात के ऊपर, इस बिल के ऊपर या इस बात के ऊपर मैं क्या अपनी राय रखूं, तो हमारे से पूछेगा। वो हमारे से तो पूछता नहीं है, और खाली अपने लीडर ने, उसने जो हाँ कर दी तो हाँ कर दी, ना कह दी तो ना कह दी। गुलामी है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते जी, कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यही कही है कि इस अस्तित्व में विचार ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जब राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए सत्य बहुमत का एक विचार सत्यदेव चौधरी जी ने दिया, और वही एकमात्र विकल्प है, आज नहीं तो कल। इसी विश्वास के साथ वो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। आप भी सोचिए और कहना चाहते हैं अपने मतदाताओं को, कुछ अपने मतदाताओं को कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपका ये जो कार्ड है ये भी बड़ा सुंदर और सब चीज़ें लग रही हैं। ये दिखा रहा है कि आप सत्य के प्रति आपका आग्रह कितना मजबूत है। देखिए, मैं चांदनी चौक के मतदाताओं को और भारत के मतदाताओं को यही कहना चाहता हूं कि आप सत्य बहुमत की राजनीति को समझकर, उसको अच्छे से समझकर आप इसको समर्थन दें। और अगर मान लो आप चांदनी चौक के वोटर नहीं भी हैं, तो अपने जानकारों को या जो भी इस सत्य बहुमत के समर्थन में आवाज़ उठाएं, और जो चांदनी चौक के वोटर हैं वो सत्य बहुमत को वोट दें। अब आपके सामने विकल्प है, आप ये नहीं कह सकते जी कि हम किसको वोट दें, जी हम क्या करें जी। आप लाचार और बेबसी की अवस्था में नहीं है। आपके पास बाकायदा सत्य बहुमत पार्टी का विचार और सत्य बहुमत पार्टी का एक प्रत्याशी आपके सामने है। आप उसको वोट दें और उसको जितवा कर आप देख लें कि चांदनी चौक की एक सीट को जितवाने के बाद पूरे देश की भ्रष्ट राजनीति के अंदर कैसे हड़कंप मचता है, ये आप अपनी आंखों से देख लेना। ये तो अभी आप 25 तारीख को वोट दो और 4 तारीख को रिजल्ट देख लेना। लेकिन जब आप ना तो उसकी बात को ध्यान से सुनोगे, ना कोई बात को उसका चिंतन मंथन करोगे, ना सत्य बहुमत को समर्थन दोगे, ना वोट दोगे, और फिर उन्हीं भ्रष्टाचारियों को वोट देकर उन्हीं की सरकार बनवाकर उन्हीं की आलोचना करोगे, तो ये तो भाई फिर जितना 75-80 साल बीत गए और पता नहीं अब कितने साल बीतेंगे इसको ठीक होने में। तो सभी लोग परेशान हैं। आपको अच्छा यही है कि आप बात को समझकर सत्य बहुमत को समर्थन दें, वोट दें, इसको जितवाएं, और फिर आप देखना एक सीट को जितवाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला। जब ये भ्रष्ट राजनीति करने वाले इतने अपने आप को इतना बोलते हैं जी कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे क्योंकि आज तक जीतते आए, तो ये ठीक नहीं है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था गलत है ये।
हम किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते, किसी पार्टी की आलोचना नहीं करते, ना आरोप लगाते, ना विरोध करते। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि ये जो भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है सांसदों के बहुमत की, इसको बदलिए और ये पार्टी बदलें। कोई बीजेपी वाला करना चाहे तो करे, कांग्रेस वाला करना चाहे तो करे, लेकिन ये नहीं करते। मैंने भी 10-15 सालों से देख लिया, इनके सब लीडरों से बात कर करके मिल के, ये नहीं सुनते, नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं सुनते। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि भाई हम इसके चुनाव में भाग लेंगे, तो सत्य बहुमत को समर्थन दे के जितवाएं और फिर अपनी आंखों से देखना। सत्य बहुमत पार्टी के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। ये आपका सर जो चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड है, थोड़ा क्या बताएंगे? ब्लैक बोर्ड पर अब आप बहुमत लिख रहे हैं, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए बहुमत लिख रहे हैं और चांदनी चौक के मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने हमारे को जो सब पार्टियों को मिलते हैं वो इस तरह से एक चुनाव चिन्ह मिला, तो हमने जो भी चुनाव चिन्ह लिखे थे उसके अंदर ब्लैक बोर्ड हमारी प्राथमिकता थी। तो चुनाव आयोग ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए ब्लैक बोर्ड ही चुनाव चिन्ह हमारे को दिया और वो मशीन के अंदर बैलेट नंबर 16 है। आप ये भी सब बातें याद रखिए। और 16 नंबर बैलेट को मशीन के अंदर ब्लैक बोर्ड को सत्यदेव चौधरी प्रत्याशी सत्य बहुमत पार्टी, आप इसको वोट दीजिए, समर्थन दीजिए। चलिए, इन्होंने कहा है और ये बात सच भी है कि ब्लैक बोर्ड मिला है इसलिए कि अब इस देश की राजनीति के ब्लैक बोर्ड पर सत्य बहुमत ही प्रतिष्ठित होगी। और एक शायर के एक शेर के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। अब राजनीतिक व्यवस्था की नई रोशनी है सत्य बहुमत की राजनीति, जिसको लेकर आए हैं सत्यदेव चौधरी और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।